हाँ, ले आओ समोसे, अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई। चलो रहने दो, होगी होगी, रहने दो। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और ये है मेरा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए मेरी आने वाली वीडियोज़ के, तो आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप रूल के नाम से भी जानते हैं या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और केवीएल के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सो आइए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको हम कहते हैं लूप लॉ या फिर केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम कहते हैं। देखिए सेकंड लॉ है ये, तो मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर। और क्या कहते हैं हम उसको, लूप रूल भी कह सकते हैं या लॉ भी आप इसको कह सकते हैं। और के वी एल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कुछ होते हैं स्टाइलिश बच्चे, नहीं, तुमने केवीएल पढ़ा? नहीं पढ़ा? हाँ, अच्छा, दोबारा पढ़ लेना। तो लूप रूल और केवीएल। सबसे पहले समझते हैं कि लूप क्या होता है। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए, लूप हमारा सर्किट होता है। जैसे इसको मान लेते हैं कोई सर्किट हमारे पास है, ये देखिए, ये हमारे पास कोई सर्किट है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट, इजी सर्किट नहीं, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास है। सर्किट है तो बैटरी भी जोड़ देते हैं। फिलहाल एग्जांपल है ये बैटरी से, इससे आपको लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लूप क्या होता है। देखिए, ये ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। अब देखिए, लूप कोई भी क्लोज पाथ होगा जिसमें हमारे रजिस्टर होंगे या फिर रजिस्टर और ईएमएफ के सोर्स होंगे, यानी जितने भी हमारे पैरामीटर्स होंगे जो उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, उसको हम लूप बोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा इंक्लूड हो रहा है रजिस्टर भी और एक सेल भी, तो इसको हम लूप कहेंगे। किसको? बी सी ई डी को, इसको हम एक लूप कहेंगे। ये रहा बी सी डी ई। और स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप एक लूप को लिखेंगे तो जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं से आपको वापस आना है। देखिए, मैंने गलती कर दी, मैं वापस नहीं आया। आप ये गलती नहीं करेंगे, मेरी गलतियों से आप भी सीखेंगे। बी, मैं गया सी पर, फिर मैं गया डी पर, फिर मैं गया ई पर, मुझे वापस आना है बी पर, तब ये लूप पूरा होगा। नहीं तो ये पाथ क्लोज कहाँ होगा। मैंने बोला बी सी, मैंने बोला बी सी डी ई, जब तक मैं बी नहीं तो बोलूँगा दोबारा, मैं वापस कैसे आऊँगा। तो यही होता है एक लूप। यहाँ पर देखिए क्या लूप होगा, बताइए। हाँ बताइए ना, क्या कह रहे हो। हाँ बोलो, ए बी ई एफ ए। सर हाँ बोलो, एक और लूप है। अच्छा, कौन सा? ये कह रहे हैं एक और लूप है। देखिए देखिए कौन सा लूप है। हाँ बोलो, ए सी डी एफ ए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं ए सी डी एफ ए, ये भी एक लूप है। बिल्कुल भैया, अगर आप इसको हाइड कर देते हैं तो ये भी तो एक क्लोज पाथ है जिसके अंदर रजिस्टर्स हैं और बैटरीज और सेल्स जुड़े हुए हैं, पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, तो ये भी एक लूप होगा। तो यहाँ पर हमें 3 लूप दिख रहे हैं, एक लूप ये, एक लूप ये और एक ये लूप। इसको हम कहते हैं लूप। कोई भी क्लोज पाथ जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे रजिस्टर हो रहा है हमारा, सेल हो रहा है, बैटरी हो रही है, उसको हम एक लूप कहेंगे। बस वो एक क्लोज पाथ होना चाहिए, तभी हम उसको लूप कहेंगे। ओपन पाथ वो नहीं होना चाहिए। और किरचॉफ लॉ तभी सक्सेसफुल होता है हमारा, तभी एप्लीकेबल होता है जब हम एक लूप की बात करें, यानी क्लोज पाथ की बात करें। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने समझा एक लूप क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि एक लूप रूल तभी हमारा काम करता है। हमारा किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है या केवीएल है, वो हमारा तभी काम करता है जब हमारे पास एक लूप हो, यानी एक ऐसा पाथ हो जिसमें एक ऐसा क्लोज पाथ हो जिसमें एक हमारे पास रजिस्टर भी हो और हमारे पास ईएमएफ के सोर्स भी हो, उसको हम लूप कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, यानी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू लूप लूप रूल, कुछ भी कह सकते हैं आप तीनों में से। दी एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक कहना बहुत जरूरी है यहाँ पर। एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू दी एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। समझ नहीं आया? नहीं आया क्या? सर्किट से समझाता हूँ, स्टेटमेंट मैंने बोल दिया। सो आपको समझाने के लिए रख लिया है मैंने यहाँ पर एक सर्किट। देखिए, ये रहा हमारा सर्किट। ये रजिस्टर R1 है, रजिस्टर R2 है, रजिस्टर R3 है, रजिस्टर R4 है।
इन सभी रजिस्टर्स में हमारे पास करंट आ रहा है। रजिस्टर R1 में I1, रजिस्टर R2 में I2, रजिस्टर R3 में I3, रजिस्टर R4 में हमारे पास I4 करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये EMF का सोर्स है E1 E2 जहाँ से हमारा करंट आ रहा है। इसमें साइन कन्वेंशन हमारे पास होता है कि अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है तो हम उसे हायर से लोअर नेगेटिव लेंगे। यानी देखिए प्लस से माइनस जा रहा है, हायर से लोअर मतलब प्लस से माइनस जा रहा है, तो डिक्रीमेंट हो रहा है, प्लस से माइनस यानी कम हो रहा है, और माइनस से प्लस जाएगा यानी लोअर टू हायर जाएगा तो हम प्लस लेंगे। पोटेंशियल जो साइन कन्वेंशन है वहाँ पर प्लस लेंगे। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं जो NCERT में लिखा है तो वो यहाँ पर समझिए। देखिए जो मैंने आपको बोला आप यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन आपको आसान करने के लिए क्या किया गया है कि सबसे पहली बात तो जितना करंट आप जहाँ से लेंगे वापस वहीं पर लौटा देंगे। ये देखिए यहाँ से आपने I1 चलाया तो अल्टीमेटली वापस आकर यहाँ पर I1 ही जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर I2 जाता हुआ, मानता हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली I1 ही जा रहा है। कैसे जा रहा है? ये I1 है, यहाँ पर जाकर इसके दो पार्ट्स होंगे, कुछ पार्ट यहाँ गया होगा, कुछ पार्ट यहाँ, तो ये I3 यहाँ से गया। जो I3 यहाँ था, I4 और I3 एक्चुअली इक्वल है, जितना यहाँ से गया इतना यहाँ पर आया, क्योंकि बीच में करंट जाने के लिए कोई और रास्ता है ही नहीं, तो उतना ही करंट वहाँ पर गया। अब यहाँ से ये एक्चुअली I3 ही आ रहा था, I4 हमने रजिस्टर 4 के लिए नाम दिया है, एक्चुअली ये इक्वल है क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो पाया, तो ये भी I3 ही है। तो जब ये I3 यहाँ से आया, I4 भी कह लीजिए, I3 और I4 वैसे भी इक्वल है, इसके साथ वापस ये जो करंट यहाँ से बटा था ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, कुल मिलाकर ये I1 ही तो यहाँ पर आया और यही वापस जा रहा है, तो कुल मिलाकर I1 ही वापस गया। समझ गए? I1 के दो पार्ट्स हुए, कुछ पार्ट यहाँ चला गया, कुछ पार्ट यहाँ, वो पार्ट यहाँ आकर वापस मिल गया, तो ये कुल मिलाकर I1 ही वापस जा रहा है। I2 लिखा है हमने रजिस्टर R2 के लिए जरूर, लेकिन ये I हमेशा वापस उतना ही करंट जाएगा जितना हम निकालेंगे। आप समझ गए? जितना करंट निकालेंगे उतना वापस कर देंगे। पहली बात तो ये थी, सबसे पहले करंट निकाल दिया। पहला स्टेप होता है करंट निकालना। न्यूमेरिकल्स अगर आप इसके करेंगे तभी आपको ये डीपली समझ में आएगा, तो न्यूमेरिकल्स करने इसके बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या बताने वाला हूँ आपको, जो NCERT में दी है कि सबसे पहला काम आपका करंट निकालना होता है। दूसरा होता है करंट की डायरेक्शन मानना। अपनी तरफ से हम मानते हैं कि करंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ये डायरेक्शन कैसी हुई बताइए, ये हुई हमारी क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, तो मैंने दोनों तरफ मान ली क्लॉकवाइज। देखिए ऐसा भी कर सकते थे आप कि ये तो आपने ठीक है मान ली कि ये क्लॉकवाइज जा रही है इस तरह से, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लें, इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लें, या फिर आप इसको क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज, आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। अब देखिए जब भी आपकी मानी हुई डायरेक्शन, ये हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की, ये ट्रिक है, लिखना आपको वही है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो अगर आपकी मानी हुई डायरेक्शन, इसको मैं लिख रहा हूँ एज्यूम्ड डायरेक्शन, ए से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ एज्यूम्ड डायरेक्शन, और आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो अगर सेम हो, करंट डायरेक्शन वो अगर आपकी सेम हो जाती है तो आपको नेगेटिव साइन लेना है, और अगर ये अपोजिट हो जाती है इस तरह से, यहाँ ना होके अपोजिट हो जाती है तो आपको प्लस साइन ले लेना है। समझ गए ना आप? माइनस कब और प्लस कब। और अगर आप बात कर रहे हैं EMF की, तो EMF के लिए सेम चीज़ है कि अगर +2 माइनस जा रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना, प्लस से माइनस जा रहा है मतलब घट रहा है, यानी अगर +5 -5 की तरफ जा रहा है तो कम ही तो हो रहा है, तो नेगेटिव लेंगे। और इसका उल्टा होगा तो हमारे पास क्या साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। ये साइन कन्वेंशन आप याद रखेंगे, लिखेंगे वो आप जो मैंने आपको बताया था NCERT के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे याद रखेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बारिश हो रही है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि हमने डायरेक्शन मान ली, ठीक है। लूप रूल, इस लूप की पहले हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस लूप की। आप चाहें तो इस लूप को या इस लूप को भी ले सकते हैं, या फिर आप इस लूप को या इस लूप को भी ले सकते हैं। अब ये इस लूप समझ नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं इसको पॉइंट A B C D, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं यहाँ पर इनको सर्कल कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस लूप की बात करेंगे। इन लूप, कौन सा लूप? ABD, ठीक है। अरे यार फिर गलती कर दी, देखिए आप गलती नहीं करेंगे,
ए बी डी और वापस आना है ए पर, तभी वो क्लोज पाथ होगा। ए बी डी ए में क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला था, द सम ऑफ ई एम एफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ईएमएफ देखिए। अब देखिए ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, आप ऊपर वाली साइड के लिए अगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो इसको देखेंगे, ये जो एरो इधर वाला है, नीचे की बात कर रहे हैं तो आप नीचे वाला ही देखेंगे। ये कहाँ से कहाँ गया, ये इधर से गया, इधर से गया ना, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये जा रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है यानी क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना, साइन क्या आएगा माइनस, इसको आप लिखेंगे माइनस E1। ठीक है, अब सम ऑफ ईएमएफ कह रहा है तो दूसरा ईएमएफ भी यहाँ पर है। अब ये देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब इसके लिए आप नीचे वाली साइड देखेंगे एरो की, ये वाला इतना इतना हिस्सा आप देखेंगे, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। वाह, तो ये पॉजिटिव टू, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है बताइए, राइजिंग पोटेंशियल। राइजिंग पोटेंशियल मतलब प्लस साइन, तो ये आ जाएगा E2। ठीक है, इज इक्वल टू, बताइए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इस लूप में देखिए कितने करंट हैं, एक करंट ये, एक करंट ये, एक करंट ये, यानी 3 रजिस्टर तो 3 करंट। ठीक है, तो इस वाले रजिस्टर की अगर हम बात करें, बताइए करंट कैसे जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये करंट, और यहाँ पर देखा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में, अपोजिट जाएंगे तो प्लस होगा, ये हो जाएगा प्लस I1 R1। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्लस आएगा या माइनस। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें करंट किधर जा रहा है बताइए, इसमें जो करंट है वो इधर जा रहा है। ये रजिस्टर कौन सा है, ये R5 रजिस्टर है, इसको हमने नाम नहीं दिया था गलती से, तो ये I5 हो जाएगा। ठीक है, तो I5 ये है। अब देखिए इसमें करंट किधर को जा रहा है, इसमें जो करंट है आपका वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और नीचे वाली साइड अगर आप एरो की देखें तो ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा, माइनस, जब सेम डायरेक्शन में होंगे एरो तो माइनस आएगा, बताया था। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस, बताइए क्या होगा, I5 R5। ठीक है, अब बात करेंगे इस वाले की, इस लूप की बात कर रहे हैं हम ABDA। तो ABDA में तीसरा वाला जो हमारे पास रजिस्टर है यानी वो R2 है, तीसरा आप किसी को भी मान सकते हैं, R2 यहाँ पर है। तो देखिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर इस वाले आर्म की बात करें यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एरो इस साइड है, एरो इस साइड है, और ये एरो अपोजिट में है। अपोजिट में एरो होना मतलब प्लस होना, क्या हो जाएगा I2 R2। तो ये रहा हमारा इस लूप के लिए जो लूप रूल का एक्सप्रेशन है वो, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1 से, ये हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा लूप रूल। इस तरह से हम इसको कहेंगे, एक तरह से हम इसको और कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं देखिए, अगर हम इसको यहाँ ले आते हैं इस पूरे टर्म को तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए I1 आखिर है क्या, देखिए EMF यहाँ पर था, अगर यहाँ की बात करें तो जो पोटेंशियल है वो कुछ और होगा, वो चेंज हो जाएगा, और उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर है तो दोनों वोल्टेज ही ना, EMF भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम सबको यहाँ पर ले आए तो कुल मिलाकर है तो ये पोटेंशियल ही, हम इसको कह देंगे डेल V इज इक्वल टू 0। जब हम इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो E2 माइनस E1, ये माइनस हो जाएगा, माइनस I1 R1, और IR को हम क्या कह सकते हैं, V1 कह सकते हैं, क्योंकि है तो ये भी पोटेंशियल ही, ये भी पोटेंशियल होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, इधर आके इसको माइनस हो जाएगा, कुल मिलाकर E2 माइनस E1, माइनस इधर आकर होगा तो इसको हम कहेंगे माइनस V1, इधर आकर ये होगा इसको हम कहेंगे प्लस V5 माइनस V2, कुल मिलाकर पोटेंशियल ही तो है। तो हम कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल, ये हम पोटेंशियल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी लूप में जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो 0 होगा। इसी को हम लूप रूल का दूसरा स्टेटमेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब हम इस लूप की बात करें, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। इन लूप, बताइए कौन सा लूप है हमारे पास, BDC सर BDCB होगा B। अरे हाँ यार, लूप क्लोज भी तो करना है, बहुत बढ़िया बताया तुमने यार, बढ़िया पढ़ रहे हो तुम। तो BCDB में अब देखिए क्या होगा, BCDB में हमारे पास एक ही EMF है, वो है E2 हमारे पास है, तो यहाँ पर सिर्फ एक आएगा E2, और हमने डायरेक्शन करंट की क्या मान रखी है बताइए, करंट की डायरेक्शन हमने मान रखी है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है,
यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही तो जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया यानी प्लस से माइनस गया तो डिक्रीमेंट हुआ किसमें, ईएमएफ में। तो माइनस E2, देखिए यहाँ से इधर आया ना ये, तो माइनस E2 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, इज इक्वल टू, बताइए इसमें क्या क्या रजिस्टर लगे हैं, पहला ही मान लेते हैं इसको ये लगा है। तो देखिए इसमें करंट किधर को जा रहा है, ये डायरेक्शन है करंट की, और यहाँ से अगर हम देखें तो अपोजिट डायरेक्शन है, इस एरो को देखें अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, तो इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस साइन, तो आ जाएगा प्लस साइन I3R3 I3R3, ठीक है। अब अगर बात करें इस वाले की, तो देखिए करंट आ रहा है इधर को, ये जा रहा है डायरेक्शन एरो की इधर को, प्लस होगा बताया था I4R4, ठीक है। अब अगर बात करें, देखिए इस लूप में ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब देखिए बात करें इसकी, ये इधर को है, इसकी डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो रही है, फिर से दोनों की अपोजिट हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस, तो ये भी हो जाएगा प्लस हमारा, बताइए क्या होगा, बताइए बताइए I3, तो ये I5 है, I5R5। तो अगर हम इसको भी देखें तो ये भी एक्चुअली डेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 ही होगा, चेंज इन पोटेंशियल 0 ही होगा। तो ये था हमारा लूप रूल का जो एक्सप्रेशन है वो। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा सेकंड लॉ है, किरचॉफ का सेकंड लॉ है या लूप रूल है, किस पर बेस्ड है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ नहीं देखा है, तो उसको जरूर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब आप भी पूछेंगे कि ये कैसे उस पर बेस्ड है, तो ऐसे बेस्ड है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल हमारा एक, मैंने आपको समझाया था पोटेंशियल वाला, जब टॉपिक मैंने आपको पोटेंशियल वाला समझाया था तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल क्या होता है। हम इन्फिनिटी पर एक टेस्ट पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट में लाते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित होता है। तो वहाँ से लेकर वहाँ तक जितना वर्क डन होता है, उस इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना लाने में उसको वर्क डन होता है, उसी को हम कहते हैं हमारा पोटेंशियल। और वर्क डन ही हमारा एनर्जी होता है। अल्टीमेटली हमारा कंजर्व क्या हुआ, अगर वोल्टेज कंजर्व हुआ है हमारा, देखिए वोल्टेज पूरा जो प्रोसेस है इसमें वोल्टेज हमारा जो चेंज था, डेल वी आ रहा था वो जीरो आ रहा था, यानी डेल डब्ल्यू जीरो आ रहा था, यानी चेंज इन वर्क हमारा जब जीरो आ रहा है, पोटेंशियल जीरो आ रहा है, अल्टीमेटली चेंज इन हमारा एनर्जी भी जीरो आएगा, यानी एनर्जी चेंज नहीं हुई, यानी एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे ये रूल बेस्ड है। तो यही था हमारा लूप रूल या किरचॉफ सेकंड लॉ। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, आप अनलाइक कर रही हैं, मुझे उसका रीज़न बताइए कि उसमें कमी क्या है, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो किरचॉफ्स लॉज हैं इनको समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल पार्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। हाँ मम्मी सब चलेगा, अब ले आओ समोसे।